2017 उदय मावळकर यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या शासनाच्या मॉडेलबद्दल मार्चिंग विथ अ बिलियन तसंच मोदींच्या शासनाचं मॉडेल प्रत्यक्षात कसं कार्य करतं यावर सेंटर स्टेज ही अशी 2 पुस्तकं लिहिली आणि त्याचं कौतुक देशविदेशातल्या दिग्गजांनी केलं आहे. मार्चिंग विथ द बिलियन या पुस्तकाचं प्रकाशन सुमित्रा महाजन अरुण जेटलींच्या हस्ते करण्यात आलं. दिवंगत अरुण जेटली यांनी "There was no one better to write a book on PM Narendra Modi's governors than Uday Mahurkar, having studied it closely in Gujarat" असं कौतुकास्पद उद्गार त्यांच्याविषयी काढले होते. आणि गंमत म्हणजे मोदी पंतप्रधान होणार ही भविष्यवाणी करणारे ते पहिले वरिष्ठ पत्रकार पण आणि राजकीय विश्लेषक पण आहेत. इंडिया टुडेमध्ये एक विशेष लेखमाला त्यांनी चालवली होती, तुम्ही सर्वांनी कदाचित वाचली असेल. कट्टरपंथी इस्लामिक चळवळी आणि त्याचा समाजावर होणारा परिणाम आणि धार्मिक संघर्षाची कारणे, या सर्व लेखांचं श्रेय ज्या माहूरकरांना जातं त्या माहूरकरांचं आणि या मूळ पुस्तकाचे लेखक उदय माहूरकरजी, मी तुम्हाला आमंत्रित करतो की तुम्ही तुमचं मनोगत व्यक्त करावं. मी राहणारा माहूरचा. माहूर म्हणजे पुरंदर तालुका. वीर म्हणून एक गाव आहे, मस्कोबाचं एक मोठं नावाने गाव आहे. जवळच माझं गाव आहे माहूर. पण माझे पूर्वज ग्वाल्हेरला गेले 240 वर्ष पूर्वी. तर मी मराठीमध्ये गोष्ट करू शकतो, पण वक्तव्य द्यायला मला हिंदीमध्ये बोलावं लागेल. ती एक विडंबना आहे. पुस्तक आहेत मराठीमध्ये, मी बोलणार हिंदीमध्ये. मंच पे उपस्थित आशीष शिलार जी, रंजीत सावरकर जी, जिन्होंने मेरा सुंदर ट्रांसलेशन किया किताब का, वैसे उदय निरकुलकर जी, अतुल भाटकलकर जी, जिन्होंने मेरा पहला प्रोग्राम जो हुआ था हिंदी इंग्लिश में उसका आयोजन उन्होंने किया था, नितेश राणे जी, मैं माननीय एकनाथ शिंदे जी, जिन्होंने हमारे हिंदुत्व की जो पूरी विचारधारा है उसमें एक नया अध्याय शुरू किया है, उनका स्वागत करता हूँ. इतिहास में कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जो हमें हमेशा विचार करने पे मजबूर कर देते हैं. शिंदे जी, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ क्योंकि मैं ग्वालियर का रहने वाला हूँ और मेरा गांव माहूर है. मेरा गांव है माहूर परिंचे के पास, और मेरी मूल सरनेम वो है साळुंके. माहूरकर म्हणजे साळुंके. इतिहास में कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जो हमें विचार करने पे हमें मजबूर कर देते हैं. गौतम बुद्ध के निर्वाण के बाद गौतम बुद्ध को 250 साल तक कोई जानता नहीं था. सम्राट अशोक आए, उन्हें गौतम बुद्ध के सिद्धांतों का अंगीकार किया, उनका प्रचार किया. आज बौद्ध धर्म विश्व का चौथा सबसे बड़ा धर्म है. वैसे ही सावरकर युग का आरंभ हो चुका है. करीबन आज़ादी के 75 साल तक सावरकर जी पे लोग शांत रहे. जब जागे तो उन पे ऐसी टिप्पणी करते रहे जो देश को झुकाने वाली थी. लेकिन आज मैं मानता हूं कि सावरकर युग का आरंभ हो चुका है. हमारी जो पुस्तक है उसका इंट्रोडक्शन ही है डॉन ऑफ द सावरकर एरा. डॉन ऑफ द सावरकर एरा क्या है? 370 का हटना, ये डॉन ऑफ द सावरकर एरा है. राम मंदिर के द्वार खुलना, ये डॉन ऑफ द सावरकर एरा है. जो भारत हर एक स्फीयर में प्रगति कर रहा है वो डॉन ऑफ द सावरकर एरा है. लेकिन सावरकर को नीचा दिखा के, सावरकर के विचारों से दूर रख के देश ने अपना कितना नुकसान किया है ये जानना भी हमारे लिए जरूरी है. देखिए, हमने इस पुस्तक में एक बिल्कुल नए सावरकर जी को प्रोजेक्ट करने का प्रयत्न किया है. अभी तक सावरकर जी हमारे लिए एक महान क्रांतिकारी थे, महान देशभक्त थे. हमने ये पुस्तक में कहा है
कि वीर सावरकर की जो राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि थी, उसको अगर भारत फॉलो करता आज़ादी के बाद, तो आज भारत महासत्ता होता। इसको हमने प्रूव कर दिया है। और हमने कहा है कि अगर महात्मा गांधी देश के राष्ट्रपिता हैं, तो वीर सावरकर हैं, वो हमारे देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के पितामह हैं, हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा के नॉस्ट्राडेमस हैं। क्योंकि ये 75 सालों में जो भी आपत्तियां भारत पे आई राष्ट्रीय सुरक्षा को लेके, उनकी भविष्यवाणी वीर सावरकर जी ने 60 से 80 साल पहले कर दी थी। इस बात का बहुत अच्छा ब्यौरा हमने हमारी किताब में दिया है। हम स्टार्ट करते हैं चाइना से। चाइना का गठन हुआ 1948 के अंदर। 1948 में चाइना आर्थिक रूप से और सैनिक रूप से बहुत पीछे था हमसे, लेकिन 52 के अंदर सावरकर ने देखा, 1952 में जब सावरकर जी ने देखा कि चाइना हमसे सैनिक रूप से आगे बढ़ चुका है, तो सावरकर जी ने भविष्यवाणी की कि भारत बहुत गलत डायरेक्शन में जा रहा है, भारत को बहुत आपत्तियां उठानी पड़ेंगी। और उन्होंने कहा कि जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस देश को गुमराह कर रही है, और ये समय है जब हमें अणुशक्ति बनना चाहिए। मैं अणुशक्ति बनने की बात वीर सावरकर जी ने 1952 में की थी, और 26 साल के बाद हम बने, पर लेट बने। 1954 के अंदर जब जवाहरलाल नेहरू एक नया सिद्धांत लेके आए, पंचशील, जिसका मतलब था कि भारत 5 सिद्धांतों को फॉलो करता है, तो भारत और भारत के पड़ोसी देश भाईचारे से रह पाएंगे। उस टाइम पे सावरकर ने कहा कि तिब्बत को हड़पने के बाद में चाइना के साथ ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें करना ये खतरे से खाली नहीं है। इससे चाइना की जो जमीन हड़पने की भूख है वो बढ़ेगी, और चाइना हम पे ही अटैक करके हमारी ही जमीन हथिया लेगा, ऐसा मुझे डर है। और 8 साल के बाद 1962 के अंदर उनकी भविष्यवाणी सही पड़ी। उस टाइम पे उन्होंने दूसरी भविष्यवाणी की, उन्होंने दूसरी बात कही। उन्होंने कहा कि हमारा जो राष्ट्रीय सुरक्षा और हमारी जो विदेश नीति के सिद्धांत को उन्होंने इवॉल्व किया। पहली बार उन्होंने कहा कि सैन्य की शक्ति इज द अल्टीमेट डिसाइडर ऑफ ए नेशन ग्रेटनेस। और दूसरा उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय मंच पे कोई 2 देश परमानेंट दोस्त परमानेंट दुश्मन नहीं हो सकते। वो उनकी जो रिलेशनशिप है उनकी आवश्यकताएं तय करती हैं। पहला जो उनका जो प्रिंसिपल था सैन्य की शक्ति वाला, उससे तालिबान उस समय बड़ा प्रूफ है। तालिबान अपने आप को कट्टरवादी इस्लाम का रक्षक मांगता है, भारत को भी कभी भी धमकी देता रहता है, लेकिन वही तालिबान चाइना के सामने बोलने से बिल्कुल चुप है। सिकियांग के अंदर रोज अत्याचार होते हैं उइगुर मुसलमानों पे, काबुल से सिर्फ 500 किलोमीटर दूर, तो भी उसकी हिम्मत नहीं है चाइना को चैलेंज करने की, क्योंकि उसको मालूम है कि चाइना को हमने अगर चैलेंज किया तो चाइना हमें मसल डालेगा। आसाम के बारे में वीर सावरकर ने भविष्यवाणी की थी 1941 में। 1941 में वीर सावरकर ने कहा कि ये जो ईस्ट बंगाल से जो घुसपैठिए आ रहे हैं, ये आसाम की संस्कृति हमारी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर की सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा करेंगे। उस टाइम पे नेहरू जी ने कहा नेचर एबॉर्स वैक्यूम, जहाँ खाली जगह होगी लोग आके रहेंगे, हम क्या कर सकते हैं। उस टाइम पे सावरकर ने, थोड़ी कठोर भाषा थी उनकी, उन्होंने कहा पंडित नेहरू को जो पर्यावरण का ज्ञान है बड़ा निम्न कक्षा का है, नेचर ऑल्सो एबॉर्स पॉइजनस गैस। और बात आज सही पड़ी। उस टाइम पे मुसलमानों की संख्या आसाम में 10 से 12% थी, आज वो संख्या हो गई है 35% से भी ज़्यादा। मुझे हिमंत बिस्वा शर्मा जी ने बीच में कहा कि वो तो 38% भी हो सकती है। कोई संख्या हमारे पास नहीं है, उसका कोई हमारे पास अंदाजा नहीं है लेटेस्ट। तो हम देर से जागे हैं। मैं मानता हूं कि वीर सावरकर के रास्ते पे हम चल रहे हैं, और अगर हम महासत्ता बनेंगे ही हम, तो उसमें वीर सावरकर के आइडियोलॉजी का मेन रोल होगा, ये हम मान के चलें। और मुझे पूरा विश्वास है कि एक वीर सावरकर के कहे हुए रास्ते पे देश चल पड़ा है, तो देश
महान देश बनने की जो गति है भारत की, उसको वेग मिलेगा। और 2025 का हमने 2047 का हमने लक्ष्य रखा है, उसके पहले ही ये हमारी ड्रीम पूरी हो सकती है। धन्यवाद, थैंक यू।